सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो 3 मार्च 2024 को वो एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं। और बच्चों आप सभी को पता था आपका जो पेपर था वो 18 फरवरी 2024 को था, लेकिन आपका जो पेपर है बच्चा वो लीक हुआ था। तो वो जो लीक वाला पेपर है आप सभी के सामने जो आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम कॉमन सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कल वाली क्लास में मैंने स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को डिस्कस किया था। और जो आपका 3 मार्च के दिन पेपर होगा ना बच्चा, तो इसी में से लगभग 80% क्वेश्चन जो है आपके 3 मार्च के एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, बहुत कुछ आप सभी को मैं सिखा के जाने वाला हूं। और एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट का नाम याद रखना सभी बच्चे, एनसीसी लीक पेपर 2024। इस तरीके से इसमें मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है। एक आज का वीडियो में अपलोड कर दूंगा और कल का वीडियो में, मतलब कल यानी कि जो मेरा हुआ था स्पेशल वाला, तो दोनों भी वीडियो आपको मिल जाएंगे ये वाले प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियोस आप देख लेना, 2 ही वीडियो है बच्चा। ओके, तो अभी आपको एक बात ध्यान देना है, वो बात क्या है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आपको इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, लेकिन ये वीडियो के लास्ट में आपको बता देता हूं। ओके, तो अभी आपको ध्यान देना है बच्चा। देखो, 18 फरवरी 2024 को जो पेपर आपका हुआ था उसमें जो है वो टोटल 17 क्वेश्चन बच्चा गलत क्वेश्चन पूछे थे, मतलब रॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस थे। वो 17 क्वेश्चन कौन से थे, तो भैया अभी इसमें कॉमन में कुछ क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 एंड ये 5, 10 एंड 14, ये कुछ क्वेश्चन थे बच्चा जो रॉन्ग क्वेश्चन है। आज मैं आपको पूरा पेपर डिस्कस कराऊंगा ना, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसके जगह पे ये नए क्वेश्चंस आपको ऐड करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 5 एंड ये 10। ओके, ये नए क्वेश्चन से बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये नए क्वेश्चंस आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ई क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का बी क्वेश्चन, मतलब ये इस टाइप के ये क्वेश्चंस थे। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट मार लो। ये वाले आपको क्वेश्चन जो है न्यू क्वेश्चन है, इनको आपको जो है वो अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो चलो बच्चों आज की हमारी इस क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने है 2024 का एक ओरिजिनल पेपर, और भैया इसको हम यहां से सॉल्व करेंगे। ओके, पूरा 240 मार्क का पेपर सॉल्व करें। वेपन ट्रेनिंग है, 10 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स का। .22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है बच्चा, आप सभी को पता है .22 राइफल की कारगर रेंज 25 गज होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। ओके, दूसरा था बच्चों कैलिबर ऑफ इंसास राइफल इज, तो इंसास का कैलिबर कितना होता है बच्चा, 5.56 mm। क्या होता है, 5.56 mm। उसके बाद में एमपीआई का अर्थ क्या होता है, एमपीआई का फुल फॉर्म होता है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। क्या होता है बच्चा, मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। ओके, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, मजल वेलोसिटी ऑफ .22 राइफल। अब बच्चों यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। किसी को 1030 फीट पता है, किसी को 2700 फीट प्रति सेकंड पता है। तो बच्चा हम यहाँ पे लिखते हैं 2700 फीट प्रति सेकंड। ओके, क्या लिखेंगे बच्चा, 2700 फीट प्रति सेकंड, क्योंकि ये डीजीएनसीसी के ऑफिशियल हैंडबुक में 2700 फीट प्रति सेकंड लिखा हुआ है। ओके, अब उसके बाद में इफेक्टिव रेंज, ठीक है, 5 पॉइंट, ये देखो अभी ये क्वेश्चन ही बच्चा गलत है। देखो क्वेश्चन कैसे गलत है, ये 5.66 यहाँ पे लिखा है इन्होंने, एक्चुअल में 5.56 चाहिए। और इंसास राइफल की कारगर पहुंच 400 मीटर है, मतलब इन्होंने आंसर ही बता दिया है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आपको इसमें आंसर ही बता दिया है। मतलब ये वाला क्वेश्चन क्या है बच्चा, रॉन्ग है, ये गलत क्वेश्चन है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। मतलब इसके जगह पे हमको इन्होंने नया क्वेश्चन दिया है बच्चों। देखो क्वेश्चन ई वाला क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ई वाला क्वेश्चन देखो, ये रॉन्ग क्वेश्चन इन्होंने दिया था अपने को। मैं आपको अभी दिखाता हूं 1 मिनट में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन पूछा है बच्चों उन्होंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ई वाला जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग था, इसके जगह पे इन्होंने नया दिया .22 डिलक्स बीए राइफल की लंबाई। तो जो बोल्ट एक्शन वाली राइफल है बच्चा, उसकी लेंथ कितनी होती है, आप सभी को पता है, लंबाई होती है उसकी 45 इंच। ओके, इंच में अगर बात करेंगे तो 45 उसकी इंच होती है, लंबाई होती है। ओके, ये पहला क्वेश्चन था। चलो, तो अभी इस तरीके से कुछ रॉन्ग क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी क्या है, अभी इसके ऊपर मैं आपको ये सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, भैया ओरिजिनल पेपर है तो लीक हो जाएगा तो मेरे ऊपर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैं इसको दूसरी तरीके से आपको पूरा पेपर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे बच्चों। ओके, इसी के ऊपर मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो, तो आ जाओ सभी। और उससे पहले एक बात आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहते हैं और आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी जीरो है। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूं ये मिशन एनसी का कोर्स, जिसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर,
16 टॉपिक्स के नोट्स, क्विज टेस्ट, क्वेश्चन बैंक, जिसमें 40 से भी ज्यादा के पीडीएफ से, जिसकी फीस मात्र 199 रुपीज है। 199 में आपको ये कोर्स मिल रहा है। अभी भी बच्चा आपके पास 2 दिन का समय है, 2 दिन में आप पढ़ाई करके अपने आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड ले सकते हो। यहाँ पे मेरा नंबर है, जिसको भी ये कोर्स लेना है वो बच्चा इस नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट करेगा, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि भैया 2 दिन में आपका अल्फा बन सकता है। और इसमें वो इंपॉर्टेंट वाली चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो भाई जब आप पैसा पे कर रहे हो तो एक एक चीज होती है फ्री वाली, एक होती है पेड वाली। मतलब जिसमें पेड की जो वैल्यू होती है ना वो अलग होती है। पेड में आपका टाइम बचता है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, सही डायरेक्शन मिलती है, लेकिन फ्री में वो चीजें आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसलिए 200 रुपए के लिए देखना नहीं देखना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज भी आप कोर्स को ले सकते हो, 2 दिन है। और उसके साथ साथ आपको ये जो लीक वाला पेपर है वो भी जो है बच्चा इसके ऑफिशियल आंसर शीट के साथ ये लीक वाला पेपर भी आपको मिलने वाला है, जिसमें से 3 मार्च को जो है वो 80% क्वेश्चन इसी लीक वाले पेपर में से होंगे। ओके, चलो तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और ये तो अभी मैंने आपको बता दिया 2 मिनट पहले ही। अब यहां से सही और गलत वाले क्वेश्चन हम शुरू करेंगे बच्चा। ओके, कि क्या सही है क्या गलत है, ट्रू और फॉल्स वाले। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला है, एक चार्जर में 5 कारतूस भरे जाते हैं। बिल्कुल सही है बच्चा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। .22 राइफल की लंबाई 45.5 इंच होती है, यह स्टेटमेंट बच्चा हमारा गलत हो जाएगा, फॉल्स है। .22 राइफल के बैरल में 6 खांचे होते हैं, बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जब फायरिंग चल रही है तो फायरिंग पॉइंट पर लाल झंडा लहराया जाता है, बिल्कुल सही है बच्चा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, रेड कलर का फ्लैग लगाया जाता है। जीरोइंग से ग्रुपिंग फायर में कोई मदद नहीं होती है, ये गलत है भैया। अगर हम हथियार की जीरोइंग करोगे तो डेफिनेटली उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो हमें मिलता है फायरिंग के टाइम पे। ओके बच्चों, वेरी गुड। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आप सभी को ये आंसर्स बता दिए। अब मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ बच्चा, आपका नया चैप्टर शुरू हो जाएगा नेशनल इंडिकेशन वाला। अब मैं यहाँ से जो है गायब हो जाता हूँ, और आपको जो है ना यहाँ से सीधा क्वेश्चन आंसर आपको देखने पड़ेंगे। ओके, नेशनल इंडिकेशन के ऊपर 10 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो पहला सवाल है, राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं और अपने देश के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। 6 नंबर का है बच्चा, इधर मार्क भी आप देखा करो कि कितने मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चा राष्ट्रीय एकता का मतलब भी होता है राष्ट्र के सभी घटकों में भिन्न भिन्न विचारों और विभिन्न आस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे की भावनाओं को हमेशा बनाए रखना, उसी को राष्ट्रीय एकता कहा जाता है। और राष्ट्रीय एकता बच्चा क्यों जरूरी है, तो जरूरी इसलिए है देश में हमारी शांति और सौहार्द बनाए रहता है अगर राष्ट्रीय एकता रहेगी तो। समाज सुधार एवं लोक कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। देश की विकास और प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकता जरूरी है। गरीबी और निरक्षरता के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय एकता जरूरी है। देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए, और आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और संस्कृति और धर्म के विकास के लिए, इन सभी के लिए बच्चा राष्ट्रीय एकता का होना बहुत जरूरी है, जो आप सभी यहाँ पे आंसर देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनसीसी इन नेशनल यूनिटी। बच्चों राष्ट्रीय एकता में एनसीसी का क्या योगदान है। ओ मेरी बात सुनना, 1 मिनट में आता हूं स्क्रीन पे। भाई ये जो मैं यहाँ पे आपको जो दिखा रहा हूं ना, वो ओरिजिनल पेपर पे अपने पास जगह नहीं है लिखने के लिए, इसलिए मैं वो ओरिजिनल पेपर का मैं इधर लेकर आया हूं। नहीं तो मैं वो ओरिजिनल पेपर पे ही आपको सॉल्व करा देता, लेकिन वहां पे लिखने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, और मैं हाथ से लिखूंगा तो अपना टाइम बहुत चला जाएगा, इसलिए मैं सीधा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे ऊपर देखो, इधर मार्क भी देख लेना कि कितने मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। 1 मिनट, गायब हो जाता हूं मैं सभी बच्चे। ओके, तो सामाजिक सेवा में राष्ट्रीय एकता में एनसी का क्या क्या योगदान है। तो सामाजिक सेवा में मदद होती है, देशभक्ति की भावना का विकास होता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाता है, सभी के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं, सभी धर्म की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, आपदा के समय में लोगों की मदद कर सकते हैं, देश में लोगों के भाईचारों की भावना जागरूक करना, और समाज को एकजुटता का संदेश देना या एकजुट होकर समाज को सिखाना, ये राष्ट्रीय एकता में एनसीसी का बच्चा योगदान है। ओके, अब अगला है बच्चा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का चैप्टर आपका शुरू हो चुका है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, 70 नंबर के लिए इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। अब इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है बच्चा। 32 नंबर के लिए क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखो, टिप्पणी है ना, शॉर्ट नोट्स लिखो, टिप्पणी लिखना है, टिप्पणी शॉर्ट नोट्स। तो भैया यहाँ पे अलर्टनेस, ठीक है, मतलब सतर्कता के ऊपर आपको लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। उसके बाद में करेज है, ये सारे क्वेश्चन 4-4 मार्क के, ये 4 नंबर का है, ये 4 नंबर का है।
उसके बाद में उत्साह क्या है, एंथुजियाज्म, ये भी 4 नंबर का है। उसके बाद में एटीट्यूड क्या है, दृष्टिकोण क्या है, ये भी 4 नंबर का है। इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे आंसर दे रखा है, ओके। उसके बाद में सत्यनिष्ठा, ये 4 नंबर का है। इनिशिएटिव, पहल करना क्या होता है, ये भी 4 का है। आप आंसर लिख दो, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच, ये भी 4 नंबर का है। यहाँ पे कुछ आंसर मैंने लिख दिया है। उसके बाद में बच्चों अनुशासन क्या है, डिसिप्लिन क्या है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है और आप ये खुद से लिख दोगे, मुझे पता है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट एनी 6 डिजायर्ड क्वालिटीज इन अ गुड सिटीजन। बच्चा एक अच्छे नागरिक के 6 गुण आपको पूछा है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक अच्छे नागरिक के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? देश के प्रति निष्ठावान होना, निस्वार्थ सेवा भाव रखना, सरकारी संपत्ति की हमेशा देखभाल करना, अन्य नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना, देश के प्रति कर्तव्य की भावना रखना, देश की स्वतंत्रता को हमेशा कायम रखना, और आपदा के समय में मदद करना, और हमेशा जो अपना चरित्र है, अपना कैरेक्टर है, उसको हमेशा ऊंचा रखना। ये क्या है बच्चा? एक अच्छे नागरिक के 6 गुण है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला है डिस्क्राइब एनी 6 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। बच्चों किन्हीं भी 6 तनाव मैनेजमेंट के टेक्निक्स आपको बताना है। मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन आता है तो टेंशन को आप मैनेज कैसे करोगे, तो उसके आपको 6 टेक्निक्स बताने। बहुत इजी है। सही समय का प्रबंध करें, टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज करें, दैनिक और साप्ताहिक योजना बनाए, डेली और वीकली प्लान्स आपको बनाने पड़ेंगे, अपने कार्य के समय पे अपना जो आपका जो भी काम है अपने टाइम पर व्यवस्थित करना है, अपने समय का सदुपयोग करें, कम बोले वो ज्यादा सुने, और हमेशा लंबी सांस लेने की कोशिश करें, जिससे कि आपका जो टेंशन है वो दूर हो जाएगा। और ये टेंशन को रिलीफ करने के बच्चा ये कुछ टेक्निक्स है। उसी के साथ साथ किसी से वार्तालाप करें, कुछ देर तक शारीरिक आराम करें, अपनी स्थिति व सीमाओं को समझने की कोशिश करें, और अपने शरीर की देखभाल करें। ओके, तो इस तरीके से 10 पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ये 6 नंबर का बच्चों क्वेश्चन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी। व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से कारक है? 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चा एक तो है अनुवांशिकता है, उसके बाद में पारिवारिक वातावरण है, जो हमारा फैमिली इन्वायरमेंट होता है ना एक घर का। भैया अगर आपके घर के लोग मान लो चिड़चिड़ करने लगते हैं, आपके घर के लोग गाली गलौज करने लगते हैं, आपके घर के लोग मारपीट करने लगते हैं, तो भैया आपकी पर्सनालिटी बन सकती है क्या अच्छी? आपकी पर्सनालिटी भी वैसी ही बनेगी। तो इसलिए पारिवारिक वातावरण अच्छा होना चाहिए आपका। उसके बाद में मनोवैज्ञानिकता, पर्यावरण कारक, उसके बाद में आपका एजुकेशन है, शिक्षा है, जैविक कारक है, सांस्कृतिक कारक है, ठीक है, जो कल्चरल फैक्टर्स है वो है। उसके बाद में सामाजिक परिस्थिति, एंड आपका एजुकेशन, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, ये सारी चीजें बच्चा आपके व्यक्तित्व के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर क्या करती है? प्रभाव डालने का काम करती है। ओके, नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट आउट एनी 6 टाइप्स ऑफ इटिक्वेट्स। यानी कि किसी भी 6 प्रकार के शिष्टाचार के बारे में आपको बताना है। 6 नंबर के लिए क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो भैया पहला जो शिष्टाचार है वो है सामाजिक शिष्टाचार है, टेलीफोन शिष्टाचार है, भेंट शिष्टाचार है, भोजन शिष्टाचार है, व्यवसाय शिष्टाचार है, पार्टी शिष्टाचार है, स्नानघर शिष्टाचार है, और क्या आएगा? संस्थान शिष्टाचार है। तो बच्चा ये सारे के सारे क्या है? शिष्टाचार के प्रकार है, जो आप सभी कैडेट्स को यहाँ पे अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। तो सभी शिष्टाचारों के बारे में आप सभी कैडेट्स को पता होना चाहिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखियो सभी। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द एडवांटेजेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, संवादहीनता को कम करने के कोई भी 6 कदम आपको यहाँ पे पूछा है बच्चा। ओके, शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से हो गया। ओके, मतलब इंग्लिश में अलग टाइप हो गया, हिंदी में अलग टाइप हो गया। तो बच्चा जो कम्युनिकेशन गैप है उसको रिड्यूस करने के कोई भी 6 तरीके यहाँ पे पूछा है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, मतलब क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया। ओके, संवादहीनता को कम करने का, कम्युनिकेशन गैप को रिड्यूस करने का क्या कदम है? तो भैया एक हम करेंगे, आगे की योजना बनाए, आगे का प्लान्स करें, दूसरों को योजना बनाने में शामिल करें, दूसरों के द्वारा बनाई गई सलाह को हमेशा सुने, उद्देश्यों के साथ बोले, हमेशा विशिष्ट बने, हास्य की भावना रखे, सहानुभूति की भावना रखे, निर्णय न करना। ओके, ये सारी चीजें क्या है बच्चा? संवादहीनता को यानी कि कम्युनिकेशन गैप को रिड्यूस करने के ये क्या है? फैक्टर्स है, कारक है, इस बात को याद रखना। ओके, चलो काफी आईएमपी क्वेश्चन है, जरूर याद रखिए। अब इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बच्चों, डिफाइन मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है और मोटिवेशन के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए पूछा है
बच्चों मोटिवेशन का वर्णन कीजिए और मोटिवेशन के प्रकार बताइए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो मोटिवेशन की परिभाषा लिखते हैं, अभिप्रेरण या प्रोत्साहन देना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को उत्प्रेरक अनुनय की मदद से वांछित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग है और सामान्यतः एक इच्छा, कामना, आवश्यकता, प्राथमिकता, अपेक्षा अथवा प्रयास के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है और यह लोगों और उनके कार्यों को करने के लिए प्रेरित करने की एक प्रक्रिया है। तो भैया ये मोटिवेशन की परिभाषा है। मोटिवेशन के प्रकार है बच्चा, मूलभूत प्रेरणा है, रचनात्मक प्रेरणा है, बाहरी प्रेरणा है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, उसके बाद में प्रोत्साहन प्रेरणा है, शारीरिक प्रेरणा है और मनोवृत्ति प्रेरणा है। तो ये कई सारे जो है ये मोटिवेशन के अलग अलग टाइप्स है, मोटिवेशन के ये अलग अलग प्रकार है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। डिफाइन बॉडी लैंग्वेज। तो भैया बॉडी लैंग्वेज क्या है और नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन बॉडी लैंग्वेज। बच्चों शारीरिक भाषा की परिभाषा आपसे पूछिए, बॉडी लैंग्वेज क्या है रे? बहुत सिंपल है, 1 मिनट में आपके सामने आता हूँ। हाँ मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताता हूँ कि एक्चुअल में बॉडी लैंग्वेज होता क्या है। देखो बच्चों अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हो ना मेरे को। अब मैं बात कर रहा हूँ तो बात करते करते मेरे हाथों को मैं ऐसे हिला रहा हूँ, ठीक है, मेरे आईब्रो को मैं ऊपर कर रहा हूँ, मैं मतलब थोड़ा सा किसी आवाज को ऊंची आवाज में बात कर रहा हूँ, किसी को कम आवाज में बात कर रहा हूँ। तो इसी को ही क्या कहते हैं बच्चा? बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। मतलब बात करते समय अपने हाथों को हिलाना, अपने गर्दन को हिलाना, अपनी मुंडी को हिलाना, अपने इशारों को में बात करना, ऐसा खिलाना, फलाना करना, डिमका करना, ये चीजें बॉडी लैंग्वेज है। क्या है ये जो मैं एक्शन कर रहा हूं ना आपके सामने ऐसे ऐसे, ये बॉडी लैंग्वेज है। ओके अब बॉडी लैंग्वेज में हमारे कौन कौन से जो बॉडी के पार्ट है वो हिलते हैं, कौन कौन से पार्ट हम यूज करते हैं बात करते समय, ठीक है। तो अभी बॉडी लैंग्वेज की परिभाषा यहाँ पे पढ़ लेना सभी बच्चे। ओके स्क्रीनशॉट मार लो, ज्यादा यहाँ पे मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, स्क्रीनशॉट मार लेना बाकी। ओके अब भैया इन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि हमारी कौन कौन सी हिलते हैं। भैया इसमें पहला जो है हमारी शरीर की मुद्रा, ठीक है, उसके बाद में चेहरे और मुख का जो हमारा एक्सप्रेशन है, भाव, हमारे फेस का एक्सप्रेशन है, चेहरे का, मुख का। उसके बाद में पैरों की स्थिति व हरकत ये भी चेंज हो जाती है। आंखों का मिलाना, आंखों का भाव, ठीक है, जो हमारा एक्सप्रेशन, आंखों के एक्सप्रेशन वगैरह चेंज हो जाते हैं। उसके बाद में हाथों और उंगली की हरकतें चेंज हो जाती है। आवाज का स्वर, ठीक है, मतलब कहाँ पे ऊंची आवाज में बात करना है, कहाँ पे नीची आवाज में बात करना है, ये सारी चीजें क्या होती है बच्चा? चेंज हो जाती है। जैसे कि ऊंची आवाज में बात करना, नीची आवाज में बात करना, है ना। तो ये हिल रहा है ना मेरी हाथे, ठीक है, मैं जो बता रहा हूं, तो ये बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है बहुत सिंपल है, इतना कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अब एक बात मैं आप सभी से बता रहा हूं, लीडरशिप का चैप्टर शुरू करने से पहले जितने भी बच्चे आप लाइव देख रहे हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाओ सभी बच्चे। कमेंट बॉक्स में एक काम करना, मेरा कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे आपका नाम और आपके बटालियन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी बच्चों को, जितने भी देख रहे हो। आप भले ही लाइव देख रहे हो, चैट बॉक्स में नहीं करना है। जो बच्चे लाइव देख रहे हो ना अभी 6 बजे, तो आप चैट बॉक्स में नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, ताकि मुझे पता चलेगा कि भैया ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं कहां कहां पहुंच रहा है। तो सभी जाए, और इतना तो काम कर सकते हो ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का, आपका नाम और आपके बटालियन का नाम, ठीक है। और सभी को दिल से एक एक लाइक दूंगा, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब बढ़ते लीडरशिप, 10 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे लीडरशिप के ऊपर। तो लीडरशिप में बच्चा एक क्वेश्चन है, अच्छे नेतृत्व के कोई भी 2 उदाहरण दीजिएगा। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, ठीक है। ये क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। एक अच्छे नेतृत्व के कोई भी 2 उदाहरण, ठीक है। अब अगला है बच्चा, प्रशासन के सिद्धांत लिखो, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें आएगा आपका दूरदर्शिता है, मितव्ययता है, लचक है, सरलता है एंड सहयोग है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या है रे? एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? अब देखो बच्चा, मान लो एक कॉलेज है या एक आपका स्कूल है, तो आपका स्कूल या कॉलेज को संभालने के लिए प्रशासन को बैठना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन को बैठना पड़ता है ना। आपने देखा होगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग कहीं पे लिखा होता है। तो जो आपका स्कूल है, कॉलेज है, उसको कोई भी एक कोई संस्था है, उसको मैनेज करने के लिए, सारी चीजें करने के लिए कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। मतलब जहां पे जो बड़े अधिकारी आकर सारी चीजें पता करते हैं, सारा खर्चा वगैरह निकालते हैं, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, सारी देखरेख करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या सिद्धांत है, तो ये वाले हैं, यहां से देख लेना सभी। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। राइट एनी 6 लीडरशिप ट्रेड्स यू हैव, यानी कि आप में, ओए भाई
सुनना मेरी बात। आप में कौन कौन से नेतृत्व हैं, क्या क्या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, उसके बारे में पूछा है। क्वेश्चन है 6 नंबर का, आपके अंदर बता दो कौन कौन से लीडरशिप क्वालिटीज है। कोई तो गुण होंगे ना आपके अंदर आचरण होगा ना, आपके अंदर नेतृत्व करना होगा, सत्यनिष्ठा है, साहस है, निर्णय लेना है, अनुशासन है, निर्णयात्मकता है, व्यवहार कुशलता है, सम्मान करना है, विश्वसनीयता है, उसके बाद में सत्यवादिता, ज्ञान, न्याय, ये वो कुछ है या नहीं है, हंसी मजाक करना, सभी को साथ लेके चलना, देशभक्ति, ये गुण आपके अंदर है या नहीं है? अरे भाई बता दो है या नहीं है। ठीक है, याद रखियो, सभी क्वेश्चन पूछा है आपसे। आगे बढ़ते हैं, ओके बच्चों, चलो। अरे यार ये क्लास ना हंसते खेलते लेंगे, क्योंकि भाई आप तो फिर चले जाओगे आज इस वीडियो को देख के, कल से कोई आएगा नहीं ना, फिर 2 दिन के बाद कौन आएगा यार, आपका पेपर हो जाएगा, आप चले जाओगे, मैं बहुत मिस करूंगा आप सभी को, है ना। चलो बच्चा, मोरल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल? ठीक है, मोरल डू यू अंडरस्टैंड बाय, ए बे कुछ तो गलत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अच्छा ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत, क्या क्वेश्चन था ये, एक मिनट, ओरिजिनल पेपर में जाते, क्वेश्चन मेरे को पढ़ना है, दिखा रहा हूं ओरिजिनल पेपर, देख लो लीक वाला पेपर, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन दिखा रहा हूं सभी को, ओके। क्या है ये वाला क्वेश्चन, क्या था? अच्छा, मोरल से आप क्या समझते हो, ऐसा क्वेश्चन है, मोरल से या मनोबल से आप क्या समझते हो, ठीक है। एक मिनट, ओरिजिनल पेपर में, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए ये लिख के दे रहा हूं आपको। मोरल से क्या समझते हैं ना, मनोबल से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल? तो भैया मोरल क्या है, तो मनोबल एक नैतिक गुण है जो किसी सैनिक की मानसिक शक्ति से उत्पन्न होता है तथा उसकी आंतरिक विशेषताओं को जागरूक करके उत्पन्न किया जा सकता है। मनोबल का अर्थ है विभिन्न प्रकार की रुकावटें होते हुए भी दृढ़ संकल्प तथा उत्साह के साथ लक्ष्य की प्राप्त करने की अंतिम इच्छा को मोरल कहते हैं। बच्चा मनोबल का मतलब क्या है, आपके सामने कितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो, उन प्रॉब्लम्स को आप, भैया चाहे आपके सामने कितने भी प्रॉब्लम्स हो, कितने भी रुकावटें हो, उनको अगर आप दूर करके, अगर आप चाहते हो कि मेरा जो टारगेट है मैं वहां तक पहुंचू, जो आपके अंदर जो तीव्र इच्छा निर्माण होती है ना, उसी को क्या कहा जाएगा, मोरल कहा जाएगा, मनोबल कहा जाएगा, ठीक है। मतलब किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर जो तीव्र इच्छा जागृत होती है, भले आपके सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन अगर आप फिर भी डटे हो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो वही आपका मोरल है, वही आपका मनोबल है, ओके। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। अब आएगा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, 22 नंबर के लिए क्वेश्चंस आएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। लिस्ट आउट एनी 4 नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर, 6 नंबर का क्वेश्चन है। भैया कोई प्राकृतिक और मानव रचित आपदाओं के बारे में आपको लिखना है। तो प्राकृतिक आपदा, बाढ़ है, सुनामी है, भूकंप है, बादल फटना है, भारी बारिश है, बवंडर है, ये सारी चीजें क्या है, प्राकृतिक है, कई सारे प्राकृतिक है, ओके। मानव रचित क्या है, यातायात दुर्घटना है, जंगलों की आग है, आतंकवादी गतिविधियां है, पारंपरिक रासायनिक युद्ध है, परमाणु युद्ध है, औद्योगिक दुर्घटना है, ये मानव रचित आपदा है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है ना, प्राकृतिक और मानव रचित आपदा। भाई मेरे होने से यहाँ पे आपको दिख तो नहीं रहा है, दिख रहा है ना सभी को, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। कितना टाइम हो रहा है, याद रखियो सभी, इसी में से 80% क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, 80% क्वेश्चन इसी में से आएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चा, आपदा के दौरान में आवश्यक सेवाओं के रख रखाव में एनसीसी कैडेट नागरिक प्रशासन की कैसे मदद करेंगे? भैया जब भी कोई आपदा आती है तो आप क्या करोगे रे, आपदा के समय में मान लो भूकंप आ गया है यहाँ पे, तो भूकंप के दौरान में आप क्या करोगे, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, ये आ गया, तो आप क्या करोगे, आप कर सकते हो बच्चा, डाक तार व दूरभाष सेवाओं पे मदद कर सकते हो, जल को स्वच्छ करने में मदद कर सकते हो, कचरे का निपटान करने में मदद कर सकते हो, प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हो, यातायात नियंत्रण, ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हो, आवश्यक वस्तु देने में मदद कर सकते हो, है ना। उसके बाद में अस्पताल में सुरक्षा में रख रखाव में मदद कर सकते हो, झूठी खबरों और अफवाहों को रोकने में मदद कर सकते हो, राहत सामग्री का वितरण कर सकते हो, आपदा प्रबंधन के दौरान में राहत शिविर की स्थापना के लिए साइट का चयन कर सकते हो, ओके। उसके बाद में राहत शिविर की अच्छी जगह पर हो, अबे यार एक मिनट गाइज ना, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग हो गया यार, हाँ ठीक है, साइट, अच्छा मतलब इन्होंने 2-3 तरीके से ये पूछ ले, ओके ठीक है। राहत सामग्री की स्थापना, ये वो करना, ये करना, वो करना, फलाना करना, ढिमका करना, क्या करना है कर लो भैया, पढ़ लो यहाँ पे, ओके। आगे बढ़ता हूं मैं, यहाँ पे ले लो स्क्रीनशॉट ले लेना सभी, ओके।
ये चीजें आपको करना है, भंडार पहुंचाओ, खानी, भोजन, पानी, व्यवस्था, मरीज, ये सारी चीजें उनका हेल्प कर दो। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेम अ फ्यू फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, भैया आपको बुझाने वाले कोई उपकरण बताओ। आपको बुझाने के लिए क्या क्या उपकरण है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अबे गाइस ये क्वेश्चन ना मेरे से बाय मिस्टेक गलती हो गई है। इसका आंसर ना मैंने कुछ अलग ही लिख दिया भाई। ये तो ये सभी क्या है, ये पानी को शुद्ध करने की विधियां है, ठीक है, पानी को शुद्ध करने की विधियां। ओके, तो इसका आंसर आप ढूंढ लेना। अभी क्या है रे, फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक मिनट, हाँ जाना नहीं भाई, एक मिनट, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था आज, ये क्वेश्चन में मैंने, डोंट वरी, यहाँ पे बता देता हूँ आप सभी को, इतना टेंशन नहीं लेना है। कहाँ है, बेलचा, खुलाडी, ये वो, रेत, पानी, मिट्टी। सुपर क्लास कहाँ गई मेरी, सुपर क्लास में हम जाएंगे, ये चैप्टर कौन सा अपना, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला है ना। एक डिजास्टर मैनेजमेंट, घबराहट हो गया, ये हो गया, 1 मिनट, उसका आंसर भी आपको और अच्छी तरीके से बता देता हूँ मैं। वैसे तो आप में से ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने तो आंसर कर ही दिया होगा। ओके, आप में से तो ऑलमोस्ट आंसर आपने कर ही दिया होगा, जिसने नहीं किया होगा उसके लिए आंसर बता देता हूँ मैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, कुलाडी, बेलचा, उसके बाद में आपका पानी, और क्या आएगा रे, अरे आजा भाई, कहाँ रख दिया इतना दूर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसमें है नहीं है, कहाँ चला गया, फिर इसमें नहीं होगा तो, हाँ ये देखो, ये है ना, ये आग बुझाने के उपकरण। ओए ओए सुन लियो भाई, भाई ओ मेरे प्यारे भाई, दीदी 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 सुन लियो। सोडा अम्ल का उपकरण है, फोम टाइप उपकरण है, स्ट्रिप पंप से, फायर विटर हुक है, कनस्टर, बाल्टी, पानी, रेत, कुलाडी, बेलचा, ये वो, स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। आग को बुझाने के ये क्या है बच्चा, ये सारे के सारे इक्विपमेंट से, ओके, उपकरण है आग को बुझाने वाले। चलो आगे बढ़ता हूँ, ओरिजिनल पेपर आ गए। ओके, आग को बुझाने वाले उपकरण है भाई, 4 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखियो। आगे बढ़ता हूँ बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू हो चुका है, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का चैप्टर आपका शुरू हो चुका है। 36 नंबर के लिए क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं सोशल अवेयरनेस के ऊपर। तो सवाल पूछा है बच्चों, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण बताओ और परिवार नियोजन और जनसंख्या के समाधान के उपाय बताओ। तो भैया परिवार नियोजन, भारत में जनसंख्या वृद्धि का क्या क्या कारण हो सकता है रे। तो पहले तो हम इसमें लिखेंगे, पहला जो कारण है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, वो है उच्च जन्म दर, भैया जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसके बाद में बेरोजगारी है, कम मृत्यु दर है, गरीबी है, अल्प आयु संरचना है, बाल विवाह है, ओके, उसके बाद में आर्थिक विकास है, अशिक्षा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बच्चा जनसंख्या के वृद्धि का कारण है, मतलब एजुकेशन नहीं मिलना, आर्थिक विकास नहीं है लोगों का, अल्प आयु संरचना है, कम मृत्यु दर है, गरीबी है, बेरोजगारी है, ठीक है। इनके वजह से क्या हो रही है बच्चा, एजुकेशन मतलब बहुत ज्यादा जो है वो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ठीक है, जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब परिवार नियोजन, अब दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना यहाँ से परिवार नियोजन का, तो भैया परिवार नियोजन के लिए पुरुष नसबंदी है, निरोध का प्रयोग करना है, महिला नसबंदी है, ओके, उसके बाद में गर्भ निरोधक गोलियां हैं। तो ये परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग के बच्चा क्या है, ये उपाय है। ओके, इंग्लिश में भी पढ़ लेना, इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बता दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी। क्वेश्चन 6 नंबर के लिए पूछा है, याद रखियो सभी, 6 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बच्चों, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन, 6 नंबर का क्वेश्चन है। रक्तदान से क्या क्या फायदा होता है। तो रक्तदान से वजन आपका कंट्रोल में रहता है, शरीर में नए रक्त का संचार होता है, नया ब्लड आता है, रक्त का कोई भी विकल्प नहीं होता है बच्चों, रक्तदान द्वारा किसी का हम जीवन बचा सकते हैं, रक्तदान एक अमूल्य दान होता है, इसमें समाज में भाईचारे की भावना विकसित होती है, रक्तदान से हमेशा प्राउड महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। उत्तर तथा मतलब दाता तथा ग्राही, उत्तर नहीं है ये दाता, दाता तथा ग्राही में मधुर संबंध स्थापित होता है, मतलब बच्चा जो देने वाला होता है, जो लेने वाला होता है, उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बनता है। रक्तदान से कैंसर का खतरा कम हो जाता है, ये सारे फायदे हमको मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए जिंदगी में चाहे कुछ करो ना करो, एक बार तो भी रक्तदान जरूर करना बच्चा, ओके।
एक बार तो भी आपको ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हो भाई? क्या करोगे स्वच्छ भारत अभियान में? आप स्वच्छ भारत अभियान में आप क्या योगदान दोगे? तो भैया आप क्या योगदान दोगे? पीने का साफ पानी की व्यवस्था करना, ठीक है, ये बताना इसके बारे में लोगों को कचरे का निपटान करने के बारे में लोगों को बताना, उनको अवेयर करना, खुद सफाई करते हुए उदाहरण पेश करना, साफ सफाई करते हुए, नुक्कड़ नाटक करना और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, गंदगी से होने वाले नुकसान लोगों को बताना कि भैया अगर आप गंदगी करोगे ना तो गंदगी से क्या क्या होता है, कैसे बीमारियां फैलती है, ये लोगों को बताना पड़ेगा आपको। वृक्षारोपण करेंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने के लिए उनको जागरूक करना, अवेयर करना, पर्यावरण के बारे में लोगों को बताना, युवाओं का संगठित समूह बनाकर जागरूकता रैलियां आपको निकालना पड़ेगा, सभी शहरों और गांवों में साफ सफाई के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो ये सारे काम करने पड़ेंगे आपको, याद रखियो। अगर ये काम करोगे तभी जाके आप स्वच्छ भारत अभियान में आपकी भूमिका निभा सकते हो, ये लोगों को बताना पड़ेगा और खुद को भी करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, लिस्ट आउट एनी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। भाई एक मिनट आता हूं मैं सामने, मजा नहीं आता है जब तक मैं आपके सामने नहीं आता हूं ना। आज मैं फुल टाइम पास करूंगा आपका, डोंट वरी। ओरिजिनल पेपर आपके सामने लाया हो भाई, तो टाइम पास तो आज करूंगा आपका मैं। लिस्ट आउट फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो भैया भारत में जो गांव होता है ना, तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कौन कौन सी योजना चलाती है गांव में? तो गांव में सरकार चलाती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम चलाती है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाती है, प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और आपको अगर कुछ पता है तो डाल दो यहाँ पे। यानी कि गांव के डेवलपमेंट के लिए, गांव के विकास के लिए सरकार क्या क्या योजना चलाती है, तो ये सारी योजनाएं हैं। ओके, अगर आपको और पता है तो लिख दियो यहाँ पे। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट आर द इल इफेक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज एंड एक्सटोशिएशन। क्या है, पढ़ लो भाई, मेरे को नहीं पढ़ना आ रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, नशाखोरी के दुष्परिणाम। भैया जब नशाखोरी करते हो ना ऐसे, ठीक है, बीड़ी जलाई ले, ठीक है, अगर नशाखोरी करोगे तो क्या होगा रे? हृदय गति में वृद्धि, है ना, दिल धक धक करने लगा। उसके बाद में शरीर में कमजोरी आती है ना, वीकनेस आती है बॉडी में, रक्तचाप में वृद्धि, मस्तिष्क और व्यवहार प्रभावित होता है, कानूनी कार्यवाही का कारण हम बन सकते हैं। भैया हो सकता है नशा वगैरह करेंगे तो हमको जेल में जाना पड़ सकता है, अवसाद का कारण बनता है, स्वास्थ्य पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है, प्रभावी तंत्रिका तंत्र जो हमारा है, नुकसान ही तो नुकसान है, कितना सारे नुकसान है अगर नशाखोरी करोगे तो, इसलिए करना ही क्यों? 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये सारे नुकसान बच्चा आपको लिखना पड़ेगा अगर आप नशाखोरी करोगे तो। ओके, अगला सवाल है, बच्चों राइट एनी 4 ट्रैफिक रूल्स टू बी फॉलो बाय रिस्पॉन्सिबल एंड लॉ अबाइड सिटीजन। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छे नागरिक को किस प्रकार के ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो 4 ट्रैफिक के रूल बता दो यार कोई भी। तो भाई पैदल चलते समय जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करे, पैदल चलते समय रास्ते के बाएं बाजू चले, शराब पीकर वाहन न चलाए, हमेशा सीट बेल्ट पहनकर वाहन चलाए, वाहन चलाते समय अपनी स्पीड लिमिट पार न करे, ट्रैफिक सिग्नल का हमेशा पालन करे और आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता दीजिए जैसे एम्बुलेंस वगैरह। और गाड़ी चलाते समय अपने बाबू से, अपने शोना से बात बिल्कुल भी ना करे, अदरवाइज आपका एक्सीडेंट हो सकता है ना। बाबू शोना से बात तो बिल्कुल भी ना करे। ओके एवरीवन, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया आपके पेपर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों व्हाट इज एचआईवी एड्स क्या है, और मेंशन एनी 4 मोड्स बाय विच इज एचआईवी एंड एचआईवी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड। यानी कि एचआईवी और एड्स क्या है, किसी भी 4 तरीके का उल्लेख करिए जिनके द्वारा एचआईवी संचारित नहीं होता है। तो इसका आंसर मैं आपको होमवर्क देता हूं। एचआईवी क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस,
ठीक है, वो अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को खत्म करता है, उसके बाद में वो एड्स में कन्वर्ट होता है, उससे बचना मुश्किल होता है। तो एचआईवी को अगर आपको रोकना है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, सुई नहीं लेना पड़ेगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स नहीं करना पड़ेगा, एक से ज्यादा लोगों के साथ संबंध नहीं बनाने पड़ेंगे, कंडोम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कई सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे खुद से लिखने पड़ेंगे। ओके, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा सोच सको और अपना आंसर खुद से क्रिएट कर सको। ठीक है, नहीं तो मेरे को आंसर बताना आता है, बट आप सोचो यार, थिंक थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हेल्थ एंड हाइजीन 28 नंबर का चैप्टर है, हेल्थ एंड हाइजीन। सवाल पूछा है, किन्हीं भी 3 संपर्क में आने वाले रोग, संपर्क में आने वाले रोग कौन कौन से, 6 नंबर का क्वेश्चन है। फ्लू होता है, कोल्ड होता है, स्ट्रेप थ्रॉट होता है, टीबी होती है, कोविड-19 होते हैं, और बता दो और अगर आप किसी के कांटेक्ट में आते हो ना, तो कांटेक्ट में आने के बाद कौन कौन से रोग होते हैं, तो वही कांटेक्ट वाले रोग यहाँ पे आपसे पूछा है, तो कांटेक्ट में आने वाले ये रोग हैं। अगर इसके जगह पे और आपको पता है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, चलो बच्चा अगला है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को शुद्ध करने की विधियां कौन कौन सी है, अवसादन विधि है, उसके बाद में क्लोरिनेशन है, यूवी फिल्टर है, निस्पंदन है, स्टेरिलाइजेशन है, बॉइलिंग है यानी कि पानी को उबालना है, एंड रिवर्स ऑस्मोसिस है। ओके, तो दीज आर द मेथड्स वी यूज टू प्यूरिफाई वाटर, पानी को शुद्ध करने के लिए हम इन विधियों का इस्तेमाल करते हैं। और भाई मैं मजाक में क्लास ले रहा हूं, लेकिन 80% इसी में से आएगा, याद रखना। 3 मार्च को जो पेपर है ना, तो 80% क्वेश्चन इसी में से आएंगे, ये जरूर याद रखना, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही मत लेना कि सर तो मजाक में बता रहे हैं, मजाक मजाक नहीं चल रहा है, इट्स सीरियसली गाइस। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अब अगला सवाल है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हो, व्यक्तिगत स्वच्छता। तो भाई 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, हमारे समुदाय का स्वास्थ्य स्वच्छता के ऊपर निर्भर करता है। स्वच्छता में भौतिक परिवेश की स्वच्छता, लोगों की आदतें, उनका भोजन, जल तथा वायु की गुणवत्ता आदि का बड़ा महत्व होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता में हमें अपने शरीर की त्वचा की सफाई, नाखूनों की सफाई, दांतों की सफाई, बालों की सफाई, वस्त्रों की सफाई रखनी पड़ती है, जिससे कि हमारा शरीर मजबूत और स्ट्रांग रह सके। ओके, तो आप जो भी व्यक्तिगत स्वच्छता से समझते हो, पर्सनल हाइजीन से समझते हो, वो आपको यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा। पर्सनल हाइजीन रहे आपका रहन सहन, दांत धोना, नाखून निकालना, नाखून चबाना, है ना, बॉडी साफ सुथरा रखना, रोज नहाना, वही ये पर्सनल हाइजीन क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्स्ट एड। बच्चा प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, तो किसी भी आकस्मिक घटना या रोग से पीड़ित होने वाले व्यक्ति की डॉक्टर के पहुंचने या अस्पताल में जाने से पहले दी गई चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तुरंत दी जाने वाली इस मदद को सरल चिकित्सा भी दिया सम्मिलित होती है, जो उसे समय पीड़ित व्यक्ति को अति महत्वपूर्ण होती है उसका जीवन। भाई एक ही है, प्राथमिक चिकित्सा का मतलब क्या है, हॉस्पिटल में जाने से पहले या डॉक्टर से आने से पहले, डॉक्टर आने से पहले और हॉस्पिटल जाने से पहले उसको आप जो भी ट्रीटमेंट देते हो ना अपने लेवल पे, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा। फॉर एग्जाम्पल मान लो भैया मेरा दिमाग बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को, तो आपने बोला कि भैया नींबू शरबत पी लियो ठीक हो जाएगा, तो एक प्राथमिक चिकित्सा है वो, आपने बता दिया ना कि ये आपका हो रहा है। मान लो मेरे को लग रहा है यहाँ पे खून निकल रहा है, तो अभी आप खून को रोकने के लिए आप में से किसी ने मान लो यहाँ पे एक पट्टी बांध दी, प्राथमिक चिकित्सा है ना। भैया किसी को सांप ने काट लिया, तो भैया आप जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे ऊपर आपने कुछ कपड़ा बांध दिया है, उसको आप डेटॉल से पानी से इससे साफ कर रहे हो, तो प्राथमिक उपचार है, प्राथमिक चिकित्सा है। ओके, फर्स्ट एड है, ये चीज है। तो इसको थोड़ा आप अपने दिमाग में पॉइंट बना बना के लिखिएगा। और बच्चा प्राथमिक चिकित्सा किट में कुछ वस्तुएं भी होती है, अपने को थोड़ा लंबा चौड़ा खींचना पड़ेगा भाई, इसका आंसर लंबा चौड़ा खींचना पड़ेगा क्योंकि 10 मार्क का ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको थोड़ा और खींचो, इसको लंबा खींचो, इतना काम नहीं चलेगा, है ना। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इतने से तो काम नहीं होगा, इसमें हम ये पॉइंट्स और ऐड कर देंगे। प्राथमिक चिकित्सा किट में जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें विभिन्न आकार के चिपकने वाले बैंडेज होते हैं, उसमें चिपकने वाली टेप होती है, रुई का रोल होता है, रबर के दस्ताने होते हैं, कैंची होती है, जो शोषण गॉज वाला छोटा छोटा रोल होता है, त्रिकोणीय और रोलर बैंडेज होती है, ठीक है, पेन किलर होता है,
कुछ दवाइयां होती है, तौलिया होता है, ये होता है, वो होता है, सारी चीजें होती है, ठीक है। तो थोड़ा लंबा चौड़ा बना दो इसको आंसर को, है ना, 10 नंबर के लिए पूछा है बच्चा। अभी नेक्स्ट आ चुका है आपका इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, 20 नंबर का ये चैप्टर है आपका, 20 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे गए। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, 8 नंबर के लिए, मतलब टिप्पणी लिखना है बच्चा, टिप्पणी, आपको टिप्पणी लिखना है। कचरा प्रबंधन क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, कचरा प्रबंधन के ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले ये देख लेना, हिंदी वाले यहाँ पे देख लेना, ठीक है। इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट मार लो, हिंदी वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लो। भैया जो कूड़ा होता है, कचरा होता है, उसको कैसे मैनेज करोगे, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया है, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में दे दिया है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक मिनट, हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में आंसर मैंने दे दिया है, ओके। स्क्रीनशॉट मार लो। उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो इंग्लिश वाले ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपरली बता दिया है, और उसके नीचे भी स्क्रीनशॉट मार लो वीडियो को पॉज पॉज करके। अब हिंदी को हिंदी में बता देता हूँ भैया। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन और यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ से देख लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना यहाँ तो, ठीक है। तो ये देख लेना बच्चा ग्लोबल वार्मिंग वाला। आगे बढ़ते भैया, ऊर्जा संरक्षण कैसे प्राप्त किया जाता है, और आजकल ऊर्जा वृद्धि में किसी भी 3 कारकों के नाम लिखो। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। हाउ एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी अचीव्ड, लिस्ट आउट एनी 3 रीजंस इन इंक्रीज इन एनर्जी कंजप्शन नाउ डेज, ठीक है। इसका आंसर मैं बताता हूँ। इंग्लिश वाले बच्चे यहां से पढ़ लेना, हिंदी वाले बच्चे इधर आ जाओ, ओके। ऊर्जा संरक्षण प्रक्रियाओं और नीतियों का प्रबंध है जो ऊर्जा के उपयोग को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऊर्जा संरक्षण केवल ऊर्जा की खपत को कम करने या तो ऊर्जा के व्यर्थ उपयोग को रोककर ऊर्जा कुशल उत्पादन का उपयोग करने प्राप्त किया जा सकता है, ओके। तो उसके बाद में अब इन्होंने एक तो पूछा ये वाला, और दूसरा क्वेश्चन है लिस्ट आउट द 3 रीजन पूछा है ना इन्होंने, इंक्रीज एनर्जी कंजप्शन। तो भैया इंक्रीज, ये 3 रीजन देखते हैं। पहला है जनसंख्या विस्फोट है, ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में प्रवास है, उसके बाद में विनिर्माण में वृद्धि है, वाहनों की संख्या में वृद्धि है, ट्रांसमिशन हानियां हैं, व्यक्तियों की खराब आदतें हैं, खराब भवन की डिजाइन है, मतलब जो बिल्डिंग वगैरह अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं ना, उसका पुअर बिल्डिंग डिजाइन है। तो ये चीजें आपको लिखना है, हिंदी और इंग्लिश आपको बच्चों यहाँ पे दोनों भी लैंग्वेज में मिल जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट भैया, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द इन्फ्लुएंस टू फॉरेस्ट ऑन इकोलॉजी एंड पोल्यूशन, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो वृक्ष प्रदूषण को नियंत्रण करने में कैसे मदद करते, बच्चे ये होमवर्क देता हूं, ये तो इजी क्वेश्चन है आपके लिए, मैं होमवर्क देता हूं, ठीक है भैया। जो पेड़ हैं प्रदूषण को कंट्रोल करने में कैसे मदद करते, कभी जिंदगी में पेड़ लगाया है? ओए भाई आपसे पूछ रहा हूं मैं, जिंदगी में कभी पेड़ लगाया है? लगाया है तो कितने लगाया है, 1 2 3 4 5 6, ओके, अच्छी बात है, गुड, लगाना चाहिए, है ना। तो भाई वृक्ष प्रदूषण नियंत्रण में कैसे मदद करता है, इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा, होमवर्क है, ओके, घर से देख लेना आंसर बच्चा इसका। अब आगे बढ़ते हैं, ऑब्स्टाइकल ट्रेनिंग। ऑब्स्टाइकल ट्रेनिंग है, 14 नंबर के लिए क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑब्स्टाइकल ट्रेनिंग के ऊपर। पहला है बच्चा जिगजैग बैलेंस, तो जिगजैग बैलेंस को आपको डिस्क्राइब करना है कि जिगजैग बैलेंस होता क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो जिगजैग बैलेंस इंग्लिश वाले यहां से देख लियो, और हिंदी वाले यहां पे आ जाओ। तो भैया जिगजैग बैलेंस, यह जिगजैग लकड़ी का बीम की एक संरचना है जिसकी लंबाई 18 फीट है, चौड़ाई 3 फीट है, जमीन पर 1.5 फीट ऊपर है। इसका निर्माण जिगजैग तरीके से किया जाता है। कैडेट को बाधा खुले हाथों से और शरीर का सीधा संतुलन समान रखते हुए ऐसे दोनों हाथ खुले करके ना वो जिगजैग के ऊपर आपको चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, ओके। तो उसी को जिगजैग बैलेंस कहते हैं, ओके बच्चा। चलो 1 मिनट गाइस, अभी थोड़ा सा मेरे को मार्केटिंग करना है। आपका पूरा पेपर तो हो चुका है, अरे मैंने तो पूरा पेपर कितना कम टाइम में आपका पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है, बहुत कम टाइम में, ओके। अभी मेरे को थोड़ा सा मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग, 1 मिनट भाई। आप में से बहुत सारे कैडेट्स हो जो आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहते हो, बट उनके पास नोट्स नहीं है, मॉडल पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं ये हमारा मिशन एनसी का कोर्स, अगर आप भी कम समय में ए ग्रेड लेना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको ये कोर्स लेना बहुत जरूरी है, जिसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर,
16 टॉपिक्स के नोट्स, क्विज टेस्ट, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीजें मिल रही है। 40 पीडीएफ भी मिल रहे हैं और इसके साथ साथ जो लीक वाला पेपर है ना बच्चा, वो लीक वाला पेपर की पीडीएफ भी आपको जो है वो इसके साथ साथ मिल रही है विथ आंसर्स के साथ। ओके, जिसकी प्राइस मात्र 199 रुपीज है, 199 रुपए। तो ये सारा कोर्स आपको मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक इस कोर्स को ऑर्डर नहीं किया है तो यहाँ पे मेरा नंबर है, इस नंबर के व्हाट्सएप पर आपको एक मैसेज करना है, हाय मिशन एनसीसी। तो भैया मैसेज जैसे ही करोगे तो आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आपको पेमेंट करना है और अपने लिए कोर्स को ऑर्डर करना है। 199 है। देखो आज भी 2 दिन आपके पास बचे हैं, 2 दिन का समय है। 200 रुपए बचाना है जिंदगी भर के लिए, या 200 रुपए मेरे को देके कुछ नई चीजें सीखना है। अब चॉइस आपके हाथ में। फिर से बता रहा हूं, 2 दिन बचा है। जिंदगी भर के लिए 200 रुपए बचाने के चक्कर में फिर मत सोचना जब रिजल्ट आ जाएगा काश 200 रुपए बचा लिया। भाई 200 रुपए के चक्कर में क्या रिजल्ट आ गया। अभी आ रहा है अग्निवीर, आ रहा है ना, जीसीआई की एंट्री आ रही है, एनसीसी स्पेशल एंट्री आ रही है, सभी इसमें सी ग्रेड, सी चाहिए। सी में या तो ए ग्रेड होगा, बी ग्रेड होगा तो मजा है, सी ग्रेड वालों की कोई वैल्यू नहीं है। ये भी बता रहा हूं, थोड़ा सा डराना भी तो पड़ेगा ना। भाई मेरा तो काम है, बहुत सारे बच्चों ने लिया है अब तक ना, लगभग 1800 प्लस बच्चों ने लिया है, 1800 प्लस बच्चों ने कोर्स को। अगर आपने नहीं लिया है तो फिर भैया फ्री में पढ़ते रहो, फिर ये चीज है ना। चलो आगे बढ़ते, ओए ओए आगे बढ़ते, ध्यान दियो मेरे तरफ। आगे बढ़ेंगे, कहाँ था अपना क्वेश्चन, यहाँ था ना। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो आपने बता दिया है मुझे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑब्स्टाइकल कोर्स टू एनसीसी कैडेट, मेंशन एनी 6। भैया एनसीसी कैडेट को बाधा प्रशिक्षण से क्या फायदे होते हैं, 6 फायदों के बारे में आप सभी को यहाँ पे पूछा है। तो एनसीसी कैडेट को क्या क्या फायदा होता है रे। तो एक तो है आपका ये, इंग्लिश वाले यहाँ पे पढ़ लेना यार, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पे मैंने दे दिया है, इंग्लिश वाले पढ़ लो यहाँ से, हिंदी वाले इधर आ जाओ। भैया आपका शारीरिक फिटनेस सुनिश्चित होता है, चपलता आती है, मानसिक मजबूती सुनिश्चित होती है, मन और शरीर में समन्वय बनता है, जोखिम लेने की क्षमता में सुधार होता है, समस्या समाधान कौशल्य मूल्यांकन करना, सर्वोपरि टीम भावना का विकास करना। तो ये सारे बेनिफिट बच्चों आपको होते हैं ना, तो ये सारे के सारे बेनिफिट आपको होते हैं, याद रखना। चलो अभी नेक्स्ट है आपका बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। 10 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हेन वाज द पंचशील एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बच्चा भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ था, कब हस्ताक्षर हुआ था। तो पंचशील समझौते के ऊपर बच्चा हस्ताक्षर हुए थे 29 अप्रैल 1954। ओके 29 अप्रैल 1954, याद रखना सभी बच्चे, ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। बिहार बिहार के कितने जिलों में सीमा नेपाल से लगती है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। भैया ये जो नेपाल है ना, तो नेपाल को बिहार के कितने जिलों की सीमा रखती है। तो भैया इसमें लगेंगे 7, बिहार के 7 जिले जो है ना वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते, 7 जिले। ओके, उसके बाद अगला है बच्चा, Which state does not share its border with West Bengal। किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। तो भैया मेघालय जो है ना, मेघालय का जो बॉर्डर है वो पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगता है, बाकी आसाम झारखंड बिहार इनका जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ लगता है, मेघालय का नहीं लगता है बच्चा, ठीक है। क्या पूछा है फिर से एक बार देख लो, वेस्ट बंगाल के साथ मेघालय अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि से घिरा हुआ देश है, भूमि से घिरा हुआ। तो भैया अफगानिस्तान जो है वो भूमि से घिरा हुआ देश है बच्चा। ओके 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 है, 38 पैरेलल लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्री। ये जो 38 पैरेलल लाइन है ना बच्चा, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38 पैरेलल लाइन है। ओके चलो भाई यहां पे अभी मेरी बात सुनना, कुछ टिप्स देता हुआ आपको, ठीक है। अभी 50 मिनट हो गए हैं अपनी क्लास को, 50 मिनट में मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है, 240 मार्क का, पता है आप सभी के लिए पूरा आंसर लेकर आया था, 240 नंबर का पूरा पेपर आपके सामने सॉल्व करा दिया। अब आपको क्या करना है, ये तो आज का मेरा पार्ट 2 था, पार्ट 1 मैंने कल बनाया था,
कल मतलब आज की इस वीडियो में मैंने बच्चों आपको कॉमन सब्जेक्ट आपको मैंने पढ़ाया था। कल वाले इसमें मैंने आपको स्पेशल मैंने सिखाया था। अगर आपने स्पेशल आपने कॉमन का तो अभी देख लिया है आज की इस वीडियो में, स्पेशल मैंने कल कराया था। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट का नाम है एनसीसी लीक पेपर, लीक पेपर 2024, ऐसे प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, देख लेना। जो प्लेलिस्ट होती है ना यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट का जो सेक्शन है उसमें, इसमें आपको दोनों भी वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें ध्यान से बच्चा देख लेना, ठीक है। तो स्पेशल का अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, आज आपने कॉमन का देख लिया। अगर आज ने कॉमन का देख लिया तो दोनों भी देख के जरूर जाना, क्योंकि 80% क्वेश्चन जो है आपके इसी पेपर में आने वाले हैं, आपके आने वाले, ठीक है। अब एक बात मेरी ये है, सभी को ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। मैं कल 1 मार्च, कल की तारीख है 1 मार्च 2024, तो मैं 1 तारीख को मैं एक पेपर लेकर आऊंगा, ठीक है। और मुझे पता है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। बस मैं उसके ऊपर मैं लिखूंगा नहीं कि भैया 2024 का ये पेपर है या 2024 में आएंगे, या कुछ ऐसे नहीं लिखाऊंगा बच्चों। मैं जस्ट कुछ एक नाम दे दूंगा, मॉडल पेपर, ठीक है। मॉडल पेपर के नाम से मैं कुछ वो एक ये करूंगा कल लाइव क्लास में, ठीक है। ये लाइव क्लास में हम सॉल्व करेंगे 1 मार्च, और आप सभी बच्चों को 1 मार्च और 2 मार्च वाली क्लास में आना है। मैं उसमें सिर्फ मॉडल पेपर लिखूंगा, मैं कई जिक्र नहीं करूंगा 2024 का पेपर है, 2024 में आएगा, ऐसा वैसा मैं बिल्कुल भी जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। मैं समझने वालों को इशारा काफी है, इतना तो आप गधे नहीं हो, ठीक है, जो बता रहा हूं मैं समझ नहीं पा रहे हो। मैं कल वाले थंबनेल में कुछ ऐसा नहीं लिखूंगा 2024 का वगैरह कुछ, बस आपको मॉडल पेपर बोल के मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो आपको वो अटेंड करनी पड़ेगी, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो ना, तो वो वाली अटेंड कर लेना, बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि भैया समझ जाओगे आप सभी, ओके। तो वो वाली क्लास जरूर अटेंड करना, एंड बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट। पेपर पूरा सॉल्व करिए, और कोई भी क्वेश्चन को खाली मत छोड़ना, चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो भैया, उसमें कुछ ना कुछ भर के आ जाओ, लेकिन भर के आ जाओ, ठीक है। खाली एक भी क्वेश्चन को हमें नहीं छोड़ना है। तो चलो, आपने 50 मिनट आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार सभी को ऑल द बेस्ट, और देख लेना बच्चों दोनों भी पार्ट, ओके। तो आपने पूरा पेपर हमने सॉल्व कर रखा है इतने जल्दी जल्दी में, और मैं चाहता था कि आपका टाइम बहुत बच जाए, तो इसलिए मैंने सारी चीजें यहीं पे आपके सामने मैं लेकर आया हूं, ओके, टाइम आपका बचाने के लिए। वंस अगेन फिर से वही बात बताता हूं, जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं किया है, जिसके पास टाइमिंग कम है, तो उसको मैं आज की जो पीडीएफ है वो भी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो आप ये कोर्स को ऑर्डर कर सकते हो। अब 200 रुपए के लिए देखना नहीं देखना आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आपने कोर्स नहीं किया है ऑर्डर, तो बच्चा ये कोर्स ऑर्डर कर सकते हो, उसके साथ ये पीडीएफ भी आपको मिलने वाली। चलो, तो बिल्कुल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय एवरीवन, और चलो यार, ओके बाय।